दोस्तों नमस्कार। आजकल यूएस के साथ विश्व के अन्य सभी देशों के फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में एक पैनिक का माहौल है और एक भूचाल आया हुआ है और लोग इस वित्तीय संकट की तुलना 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस से कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि एक एक करके यूएस के टॉप 15 टॉप 16 बैंक्स का फेल होना कहीं ना कहीं 2008 के बाद दूसरे किसी वित्तीय संकट की दस्तक दे रहा है। और दोस्तों इस वित्तीय संकट की वजह है अमेरिका के 16वें सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का दिवालिया हो जाना। तो आइए जानते हैं वो क्या वजह रही, वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली जैसा बैंक जो अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, 40 साल पुराना बैंक था, जो कि दिवालिया हो गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो दोस्तों मैं मोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड ब्लॉग्स बाय मोहित सिंह। ओके। और जो भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी सभी से गुजारिश है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे कि आपको इस तरह की रोचक जानकारियां भविष्य में समय से मिल पाएं। तो देखिए आइए अब जानते हैं सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। तो सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का सबसे बड़े बैंकों में हम बात करें 16वां सबसे बड़ा बैंक, और इसकी जो हम बात करें स्थापना वो 1983 में हुई थी। और हम टेक्निकली कहें तो ये बिल्कुल अमेरिका का 40 साल पुराना बैंक है। ओके। और ये जो बैंक है ये और स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े बैंक के रूप में भी जाना जाता है। और सबसे इसकी जो प्रमुख बात है जो अमेरिका का सिलिकॉन वैली है, जहाँ पर आप बात करें वर्ल्ड के बिग टेक जाइंट्स हैं, चाहे वो एप्पल हो और गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, लिंक्डइन हो, और जितने भी स्टार्टअप मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड और इन आईटी टेक कंपनीज हैं जो सिलिकॉन वैली में स्थित हैं, तो वहाँ पर ये बैंक स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं जो बैंक होता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से ऑपरेट करता है, बैंक की अर्निंग्स किस बात पे निर्भर करती हैं। तो देखिए जो बैंक होता है वो दो मेन काम करता है। पहला काम क्या होता है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, छोटे डिपॉजिटर होते हैं, उनके पैसे को बैंक में जमा करता है और उस पर उन्हें एक इंटरेस्ट देता है। दूसरी तरफ बैंक क्या काम करता है, उसी पैसे को लेंडिंग करता है बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को, और उस पर उनसे इंटरेस्ट पर, उस लोन पर इंटरेस्ट लेता है। और जो इस इंटरेस्ट के बीच का जो और इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है, ये ही बैंक की अर्निंग्स होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करके चलते हैं, आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में है, आपने एफडी की हुई है, तो सपोज मान के चलिए बैंक आपको उस पर अगर 3% का इंटरेस्ट रेट सेविंग पर दे रहा है, एफडी पर मैक्सिमम 5.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। दूसरी तरफ बैंक आपके उसी 1 लाख रुपए को क्या है, किसी और बंदे को अगर मान लो घर बनाना है तो हाउस लोन के रूप में दे देता है। किसी कंपनीज को अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए, विस्तार के लिए चाहिए तो उनको उस तरह से लोन दे देता है जिस पर वो 8 से 10% से लेकर 15% तक कमाता है। तो यही जो बीच का 8 से 10% का जो और अंतर है, ये बैंक्स की अर्निंग्स होती हैं जिस पर बैंक ऑपरेट करते हैं और विस्तार करते हैं और अपनी बैंकिंग कार्यप्रणाली को चलाते हैं। तो आइए अब समझते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में। तो बैंक क्या वाकई में ऐसी स्थिति में था कि डूब जाए? तो जनाब बिल्कुल नहीं, बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी। तो अगर हम डाटा के हिसाब से बात करें तो देखिए 2019 में जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसके पास में 61.76 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, जो कि बढ़कर 2021 तक 189.20 बिलियन डॉलर हो गया। अगर आप टेक्निकली अगर देखें इसको, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ है, तो ये 206% की ग्रोथ है 2 साल के अंदर। और डेफिनेटली इसीलिए ये स्टार्टअप्स का सबसे और अच्छा बैंक था जो कि बेहतर वित्तीय स्थिति में भी था। तो आइए समझते हैं वो क्या वजह रही जिसकी वजह से इतने बड़े बैंक को भी और कोलैप्स होना पड़ा। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया में और हिट किया, और उसके बाद में जो भी और इकोनॉमिक मतलब एक्टिविटीज़ थी अराउंड द वर्ल्ड वो सारी स्लो डाउन हो गई। और इसी और स्लो डाउन की वजह से जो सिलिकॉन वैली बैंक था, और वो जो उसके पास में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनको 206% का प्रॉफिट हुआ 2021 तक, तो उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि क्या स्टार्टअप एक्टिविटीज स्लो हो गए थे, तो लोग किसी और नए वेंचर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, कुछ नई चीज़ें नहीं करना चाहते थे। तो इस कैश का बेटर यूटिलाइज करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने
क्या किया, उन्होंने उस पैसे को एमबीएस में इन्वेस्ट किया। एमबीएस जैसे हम मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जो कि और मतलब सेफ एक तरीका होता है पैसे को इन्वेस्ट करने का। हालांकि इसमें हमें पैसे को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पैसा डाला साल 6 महीने में निकाल लीजिए। आपको इसमें कम से कम वही 8-10 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इनके एमबीएस में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि जो बैंक को और इस तरह से एकदम लॉस हो गया। तो देखिए क्या हुआ, कोविड-19 के बाद में मार्केट में हिट करने के बाद में और एकदम से इन्फ्लेशन मतलब बढ़ने लगी, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो और यूरोप हो, सभी जगह बेतहाशा इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे भारत का है आरबीआई है, यूएस का फेडरल रिजर्व है, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ग्रेजुअली बढ़ाना चालू किया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो इनके ये और एमबीएस थे, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स थे, उन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और उससे क्या हुआ, जो इनके क्या नाम है बॉन्ड्स की जो और वैल्यूज़ थी, वो सिग्निफिकेंटली गिरने लगी। अब इसको जैसा कि मैं और आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देके थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, तो हुआ क्या, यूएस की जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड थी, उसने सिलिकॉन वैली बैंक के पोर्टफोलियो यील्ड को क्रॉस कर दिया। और फिर हुआ क्या, जो सिलिकॉन वैली बैंक था, जिसके पास में जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा जमा था, वो उनको उस डिपॉजिट्स पर केवल 1.79% का ही इंटरेस्ट देने में सक्षम था। जबकि यूएस की 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड थी, उसमें लोगों को 3.9% तक का इंटरेस्ट मिल रहा था। और यूएस की जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, ये सेफ समझी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कंपेयर टू एनी इन्वेस्टमेंट इन द बैंक्स लाइक सिलिकॉन वैली बैंक। तो आप खुद ही समझिए, जब किसी बंदे को ऑलरेडी और सेफर साइड 3.9% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 1.79% के इंटरेस्ट पर और रिस्क में क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो लोगों ने क्या हुआ, उससे सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा अपना निकालना चालू कर दिया, और वो पैसा निकाल के और यूएस सिक्योरिटी और 10 ईयर यील्ड्स में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन एकदम से इतना पैसा विड्रॉल होने की वजह से बैंक के सामने एक संकट आ गया, और लिक्विडिटी का संकट आ गया, कैश की अवेलेबिलिटी का संकट आ गया, और जो कि बैंक मैनेज करने में असफल रहा। तो आप सोचिए, एकदम से अगर आपने जैसे किसी बैंक में पैसा जमा किया है, और बैंक ने ऑलरेडी वो कहीं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन एकदम से सारे बंदे पैसे निकालने लगेंगे, तो बैंक उनको रीपे कहाँ से करेगा। लेकिन ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, उनके फेडरल रिजर्व का रूल होता है कि आप किसी भी डिपॉजिटर्स को पैसा निकालने से मना नहीं कर सकते, और आपको वो पैसा देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए बैंक ने क्या किया, और 8 मार्च 2023 को एक 1.75 बिलियन डॉलर का एक प्रोग्राम और यूएस मार्केट में लॉन्च किया। और यही और बैंक का डिसीजन था, जिसके बाद से एकदम से और बैंक की जो स्थिति थी, जो खराब स्थिति थी, उसका बारे में लोगों को पता चला। तो देखिए, जब 8 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक ने और यूएस मार्केट्स को बताया कि वो एक 1.8 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, और फंड को रेज करने के लिए, क्योंकि बैंक के पास में लिक्विडिटी का और कंसर्न है, उनके पास में कैश बराबर में नहीं है। तो जब ये खबर सभी लोगों को पता चली, तो उनके बिल्कुल पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ पूरी दुनिया में कि इतना बड़ा बैंक, जिसके पास में और इतनी बिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी, उसके पास में इस तरह की कैश की किल्लत कैसे हो सकती है। और उस खबर पर कोई भी विश्वास करने का राजी नहीं था। तो उनका और उस खबर की वजह से लोगों ने पैनिक में आके और मतलब पैसे निकालने चालू कर दिए, और बैंक के इस डिसीजन का बैंक के शेयर प्राइस पर भी बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। और आप मानिए, केवल 2 दिन के अंदर 8 मार्च को बैंक ने और मार्केट को ये बताया था कि वो एक फंड रेज करने का 1.8 बिलियन डॉलर का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, और मात्र 2 दिन के अंदर 8 से 10 मार्च में बैंक का स्टॉक $263 से गिर के $106 पर आ गया। आप देखें तो केवल 2 दिन के अंदर 60% जो बैंक का जो स्टॉक था वो क्रैश कर गया, और बैंक को उससे भी काफ़ी लॉस हुआ। तो देखिए, अब अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो इतना सारा बैंक में प्रॉब्लम्स होने के बाद में अभी वहाँ स्थिति क्या है। तो देखिए, बैंक के जो स्टॉक हैं वो मोर देन 60% मतलब क्रैश कर चुके हैं। बैंक के पास में लिक्विडिटी नहीं है, डिपॉजिटर्स को पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी अनियमितताओं के चलते वहाँ के फेडरल रिजर्व को इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने बैंक का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लिया।
तो अभी हम कहें तो जो यूएस गवर्नमेंट है, वहाँ का फेडरल रिजर्व है, उस बैंक के ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहा है। और जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी पहली प्राथमिकता है और वहाँ के और जो स्मॉल और डिपॉजिटर्स हैं, उनके पैसे को पूरी तरह उनको लौटाया जाए। और इक्विटी जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बाकी और इन्वेस्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट के लिए सेकंड प्रायोरिटी हैं। तो डिपॉजिटर्स का पैसा उनको दिया जाएगा। उसके बाद में यूएस गवर्नमेंट फेडरल रिजर्व इस बैंक को ऑपरेट करके बाद में इस बैंक को सेल करने का प्लान है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं जो इतना बड़ा 40 साल पुराना बैंक था यूएस का, जो सिलिकॉन वैली बैंक था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इस संकट का भारत पर, अन्य देशों पे और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए स्टार्टअप्स को, जैसा कि ये स्टार्टअप्स का फेवरेट बैंक था, तो बिल्कुल, और ये बात बहुत हद तक सही है कि जो भी स्टार्टअप्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास में भी उनके ऑपरेशंस के लिए पैसे की किल्लत हो जाएगी, कैश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए और उन्हें कहीं से कैश नहीं मिलेगा। और इसके लिए हो सकता है कि उनको जो और स्पेयर मैन पावर है उसका ले ऑफ भी करना पड़े और भी अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े अपने स्टार्टअप्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसके बाद में बैंक की और इस वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं फाइनेंशियल मार्केट पर भी, स्टॉक मार्केट पर भी बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। और उसकी वजह से चाहे वो भारत का मार्केट हो, जर्मनी का मार्केट हो और भी जापान का मार्केट हो, तो वो स्टॉक मार्केट मतलब क्या ना अभी डिक्लाइन मोड में है और वो करेक्ट अभी कर रहे हैं। तो ये और सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के बारे में जो भी मैंने आपसे जानकारी साझा की, तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही और पसंद आई होगी। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन से और रूबरू होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स बाय मोहित सिंह। और मेरा ये वादा है आपसे कि इसी तरह के कंटेंट को हिंदी में आपके सामने लाता रहूँगा। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।